नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज के इस स्पेशल क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और आप सभी जिस प्रकार से डिमांड कर रहे थे कि सर और स्पेशल वीडियोस लेकर के आइए, जैसे कि हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था वो जूनागढ़ के विले पर बनाया था कि किस प्रकार से पाकिस्तान के मुंह से भारत ने जूनागढ़ छीन लिया था और क्या सरदार पटेल जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, ये हमने लास्ट के स्पेशल वीडियो में जाना था। आज हमारा एक और स्पेशल वीडियो है आप लोगों की भारी डिमांड पर, और आज का हमारा जो स्पेशल वीडियो है, जो आज की स्पेशल क्लास है, वो इस मुद्दे पर है कि अभी हमारा देश मना रहा है लोकतंत्र का त्योहार। अभी हम मना रहे हैं लोकतंत्र का पर्व, और लोकतंत्र का पर्व या लोकतंत्र का त्योहार का अर्थ है हमारे देश में अभी चल रहा है चुनावी माहौल बच्चों। ठीक है, इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, 2024 के लोकसभा चुनाव हमारे देश में चल रहे हैं। काफी चरणों के चुनाव हो चुके हैं और काफी चरणों के चुनाव भी बाकी है, और 4 जून को मतगणना होगी। मतलब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि भैया कौन जीता और कौन हारा। परंतु इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में आप लोग ऐसा देखते होंगे कि बहुत सी बार प्रशासन रोक लगाता है नेताजी पर कि आप ये मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, यहाँ इस प्रकार से बात करिए। ठीक है, ये रोक है आप पे, इतनी गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, सरकारी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब बहुत सारी रोक टोक नेताजी पर होती है। जो नेताजी पूरे अपने कार्यकाल में लोगों के लिए कानून बना करके उन पर रोक टोक लगाते हैं, ऐसे 2-3 महीने कौन से हैं जब नेताजी पर रोक टोक लग जाती है। पूरी निगरानी नेताजी पर रहती है कि भैया नेताजी आपको ये बोलना है और ये नहीं बोलना, और अगर बोल दिया तो देख लेना आपके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो आज ऐसा ही एक मुद्दा मैं लेकर के आया हूं, और मुद्दा है बच्चों हमारा आज का आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम लोग जानेंगे कि आचार संहिता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और किस प्रकार से नेताओं पे जो उम्मीदवार रहते हैं, जो कैंडिडेट्स रहते हैं, उनकी काफी गतिविधियों पे जो चुनाव आयोग है वो अलग अलग प्रकार से रोक टोक लगाता है, उन गतिविधियों को रोकने का प्रयास करता है, जिससे कि हमारे देश में जो चुनाव है वो अच्छे से हो सके, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो आज का जो मुद्दा है बड़ा ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला मुद्दा है, और इसको हम लोग शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से ही पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th से लेकर के 12th तक के पॉलिटी के बच्चों को पढ़ाई जाती है, आगे कॉलेज तक काम आती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है बच्चों वो ये है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश की कानून व्यवस्थाओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। जिस देश में हम रह रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जब उस देश में हम लोग रह रहे हैं और हम लोकतंत्र का त्योहार मना रहे हैं, तो लोकतंत्र के इस त्योहार में ये आचार संहिता क्या है ये आप लोगों के लिए जानना बड़ा आवश्यक है। इसलिए मैं आज लेकर के आया हूं ये आचार संहिता की एक स्पेशल क्लास। आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। तो आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो हमारे आज के जो मुद्दे हैं क्या क्या है, हम आज किन किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे आचार संहिता से लेकर करके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता क्या होती है, तो सबसे पहले तो यही जानने का प्रयास करेंगे कि आदर्श आचार संहिता होती क्या है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि भी आदर्श आचार संहिता है क्या, तो वह जानेंगे। इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों जरूरी था, और इसका किस प्रकार से शुरुआत हुई। क्या जो हमारे देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे 1952 में, आजादी के बाद जो पहली बार चुनाव हुए थे, क्या उन्हीं चुनावों से आचार संहिता लागू हो गई थी या उसके बाद से हुई थी, हम ये भी जानेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या बदलाव दिखते हैं, तो जब आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है तो पहला तो सवाल ये लागू कब होती है और कब खत्म होती है, और इस आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो हम लोग जानेंगे। इससे जुड़े दूसरे मुद्दे क्या क्या हैं वह भी देखेंगे, और भी कोई छोटी मोटी बात होगी तो हम लोग वह भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्पेशल क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। अभी हमारे देश में जब लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है और चुनावों का माहौल चल रहा है, तो सबसे पहला दिमाग में सवाल हमारे यही आना चाहिए कि देश में चुनाव कराता कौन है। तो हमारे देश में जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वह है बच्चों भारतीय निर्वाचन आयोग की। किसकी है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका जिक्र कराया गया है, संविधान के द्वारा स्थापित करा गया है। इसको जो अधिकार मिले हैं, इसको जो शक्तियां मिली है वो संविधान के द्वारा मिली है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो गई थी बच्चों। भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देश में मुख्य 6 चुनाव कराता है। कौन कौन से बच्चों, लोकसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, विधानसभा के और विधान परिषद के जो चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग कराता है। और जो राज्यों में नगर निगम के और पार्षद के जो चुनाव होते हैं, पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, उसके लिए अलग से है राज्य निर्वाचन आयोग, वह कराता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, क्योंकि चुनाव का माहौल
लेवल और चुनाव में जो सबसे मेन लीडर है, जो सबसे मेन जो काम संभालने वाला है, वो भारतीय निर्वाचन आयोग है। इसलिए पहले थोड़ा सा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे और फिर हम आचार संहिता की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पूरा त्योहार मनाया जा रहा है उस पूरे त्योहार पर कौन निगरानी रख रहा है, किस प्रकार से उस त्योहार को सब अच्छे से मना पाए, ये इसको सफल बनाने में किसका योगदान है, तो वह है भारतीय निर्वाचन आयोग। आइए, भारत निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा स्थापित संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया है। तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान द्वारा स्थापित संस्थान है, तो संविधान ने इसको स्थापित करा है, संविधान ने इसको शक्तियां दी है, संविधान ने इसको अधिकार दिए। और ये स्थापना क्यों करी गई? स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का अर्थ क्या है बच्चों? स्वतंत्र का देखिए, चुनाव में दो लोग इंपोर्टेंट है, एक तो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है वह, और एक होता है मतदाता जो वोटर है, जो वोट डालेगा। तो अब स्वतंत्र की जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता में मुख्य बात यह है कि आज जो भी व्यक्ति कैंडिडेट बनना चाहता है वो अपनी इच्छा से आराम से चुनाव लड़ सके, ये स्वतंत्रता है। मतदाता में यह है कि किसी भी वोटर पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना डाला जाए कि साहब आपको इस पार्टी को या इस व्यक्ति को ही वोट करना है। तो यहाँ पर मतदाता भी क्या हो, स्वतंत्र हो, और चुनाव लड़ने वाले भी स्वतंत्र हो कि साहब हम पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि साहब हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, हम हमारी मर्जी से लड़ रहे हो, लड़ना चाहते हैं तो पूरे हमें जितने भी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से वह मिल रही है। तो स्वतंत्र का ये मतलब ये है। निष्पक्ष का मतलब ये होता है कि किसी के भी पक्ष में काम नहीं करना है, किसी के भी पक्ष में काम नहीं करना है, निष्पक्ष होकर करके। सभी पार्टी, सभी उम्मीदवार भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए एक जैसे होते हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखना होता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, और जो प्रतिनिधिक संस्था हैं, जैसे मैंने कहा लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, उनको चुनने के लिए ये हमारे भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो है, ठीक है। और ये अभी 8% मौजूदा जो चुनाव आयुक्त है, जो मेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वह है जिनका नाम है श्री राजीव कुमार जी, ठीक है, श्री राजीव कुमार जी। तो टोटल जो चुनाव आयोग है उसमें 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, ये 3 लोग होते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब कर दी गई थी? 25 जनवरी 1950 को कर दी गई थी। और इस दिन को हम लोग याद रखने के लिए क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया चुनाव करवाता कौन है? भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के भी अध्यक्ष कौन है? श्री राजीव कुमार जी है। इसकी स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई। और उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। मतलब वह दिन किसका है? वोटर्स का है, वोट डालने वालों का दिन है। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे आज के मुख्य मुद्दे पे। आज का हमारा मुख्य मुद्दा है वह है आदर्श आचार संहिता या एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, ठीक है। तो हम यही जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता क्या है। आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के विनियमन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। अब बड़े ध्यान से सुनिए क्या लिखा गया। आदर्श आचार संहिता, यहाँ पर आचार जो है बच्चों वो आचार खाने वाला आचार नहीं है यहाँ पर आचार वो खाने वाला आचार नहीं है। आचार का मतलब यहाँ पर है आचरण। बच्चों क्या है? आचरण। आचरण का मतलब होता है एक प्रकार से बिहेवियर, ठीक है। और वह बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आदर्श होना चाहिए। ऐसा बिहेवियर हो जिसको कि बाकी लोग भी माने, बाकी पूरी जो दुनिया है वह भी क्या करे? फॉलो करे। तो अच्छा वाला जो बिहेवियर है वो होना चाहिए। और संहिता एक प्रकार से आप मान सकते हो नियम या कानून। तो जब चुनाव चल रहे हैं उस समय नेताजी अच्छा आचरण करे, अच्छा बिहेवियर करे, उसके लिए कुछ नियम बना रखे। जो उम्मीदवार जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो अच्छा बिहेव करे, उसके लिए कुछ नियम बना रखें। तो आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा, मतलब भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव से पूर्व, चुनाव होने से पहले जो भी राजनीतिक दल है और जो भी उम्मीदवार है उनके लिए विनियमन का मतलब क्या होता है? उनको रेगुलेट करना, कंट्रोल करने के लिए कि देखो साहब आपको ये बातें माननी पड़ेगी। विनियमन और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक क्या है? दिशा निर्देश का एक समूह है। मतलब चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को, सभी उम्मीदवारों को एक दिशा निर्देश दे रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है कि साहब आपको ये काम करना है और ये नहीं करना है। मतलब चुनाव आयोग रेगुलेट कर रहा है उम्मीदवारों को, कैंडिडेटों को, राजनीतिक दलों को कि साहब आपको इसी प्रकार से काम करना है, इसी प्रकार से काम करना है और ये काम नहीं करना है। क्यों किया जा रहा है ये? इसलिए किया जा रहा है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो।
मतलब क्या है कि जब ये जो गाइडलाइन है, ये जो दिशा निर्देश है, उसको सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दल और सभी उम्मीदवार मानेंगे तो सबसे अच्छी बात है। तो सबके साथ बराबरी के साथ क्या होगा, चुनाव होगा, अच्छे से लोग अपना जो कैंडिडेट है वो चुन पाएंगे। तो आदर्श आचार संहिता चुनाव के समय क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का दिशा निर्देश जारी करती है। कौन? चुनाव आयोग, जो कि सभी राजनीतिक दलों को और उम्मीदवारों को मानना पड़ता है। अगर नहीं मानते तो उन पर कुछ कार्रवाई की जाती है। तो सीधा सा बात है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो चुनाव के समय किसको मानने होंगे, नेताजी को मानने हैं। और नेताजी को क्यों मानने हैं? क्योंकि जिससे कि हमारे देश की जो शान है, लोकतांत्रिक सबसे बड़ा देश हमारा, जो हमारी शान है वह हो सके और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आराम से, आसानी से हो सके। हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अवसर मिल सके और हर मतदाता को, हर वोटर को अपनी इच्छा से, अपनी मनपसंद से वोट देने का अधिकार मिल सके। इसलिए ये आदर्श आचार संहिता है। यहाँ पे जैसे मैंने एक तस्वीर आपको लगाई है, तो यहाँ ऐसा माना है कि ये नेताजी है और ये जैसे आदर्श आचार संहिता के लिए बताया गया कि देखो देखो देखो, अभी नहीं, अभी आप नीचे हो, अभी हमारे पास सुनो, ये वाला कानून आपको मानना पड़ेगा, ये वाला कानून आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आदर्श आचार संहिता जब लग जाती है तब क्या होता है कि काफी रोक टोक लग जाती है नेताजी पर, उनके बोलने पर, उनके कार्य करने पर, उनकी गतिविधियों पर, इस प्रकार से। चलिए, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, संविधान में क्या इसका कोई प्रावधान है? क्योंकि हमारा जो देश का सबसे मुख्य जो ग्रंथ है जिससे देश चलता है वह है देश का संविधान। और तो क्या संविधान में इसके लिए कोई प्रावधान है? आदर्श आचार संहिता का क्या संविधान में कहीं जिक्र करा गया है कि चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता जैसा नाम का कोई नियम जारी करेगा? तो देखिए, मैं आपको रियलिटी की बात ऐसी है कि अगर आप डायरेक्ट इस शब्द को ढूंढना चाहे तो ऐसा शब्द आपको नहीं मिलेगा कि आदर्श आचार संहिता नाम का कोई एक नियम जो है चुनाव आयोग जारी करेगा और वह सबको मानना जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। पर संविधान की लैंग्वेज को समझने से ज्यादा उसके भाव को समझना जरूरी है। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान हमारा जीवन है, संविधान हमारी आत्मा है, उसके भाव को समझना जरूरी है। और जब भावनाओं को हमने समझने का प्रयास करा तो हमने देखा कि आदर्श आचार संहिता एमसीसी के भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 3 to 4 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई। अब देखिए, इसमें हमारे संविधान में आदर्श आचार संहिता का कहीं जिक्र नहीं है, पर जो अनुच्छेद 324 है भारत के संविधान का, वो क्या कहता है कि देश की संसद हो और चाहे राज्यों की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इन सब में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए निगरानी रखने का और संचालन करने की जो जिम्मेदारी है, जो शक्ति है संविधान, वो किसको देता है? भारतीय निर्वाचन आयोग को देता है। मतलब संविधान ये कह रहा है कि चुनाव स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए और इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो भारतीय निर्वाचन आयोग की है, भारतीय निर्वाचन आयोग की। मतलब इसको पूरा कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी? भारतीय निर्वाचन आयोग की। इसको रेगुलेट करना, इसको संभालना, सारी जिम्मेदारी भारतीय निर्वाचन आयोग की। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि इनडायरेक्टली ये बात बोल दिया गया कि साहब अगर आपको कंट्रोल करने के लिए कोई नियम भी बनाना पड़े तो आप बनाइए, कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। तो अनुच्छेद 324 कहीं ना कहीं भारतीय निर्वाचन आयोग को शक्ति देता है कि वह कुछ नियमों को लागू कर करके, उन नियमों को पॉलिटिशियन से मनवा कर करके जो देश में जो चुनाव है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष करा सके। चलिए, अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वह है कब से कब तक आचार संहिता लगती कब है और ये कब तक रहती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये नेताजी हैं, भाषण दे रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं यार कब तक भाषणों पे ऐसा रहेगा कि नहीं ये मत बोलो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ये जो आदर्श आचार संहिता है कब लगती है और कब खत्म होती है? देखिए, नियमों के मुताबिक आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है। देखिए बच्चों, अभी जैसे 19 अप्रैल से हमारे देश में चुनाव शुरू हुए थे। कब से? 19 अप्रैल से देश में चुनाव शुरू हुए थे और 4 जून को हमारे देश में क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। और 19 अप्रैल से लेकर करके टोटल 7 चरणों में हमारे देश में भी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, 19 अप्रैल को होते हैं, 26 अप्रैल को होते हैं, फिर और आगे आगे इस प्रकार से अलग अलग डेट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीटों पे। तो यहाँ पर क्या है कि जिस दिन जो चुनाव आयोग है, तो इस बार लोकसभा के चुनाव से पहले क्या होता है कि लोकसभा के हो या किसी भी राज्यों के विधानसभा के हो, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे अभी राजीव कुमार जी हैं, वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ऐलान करते हैं कि साहब इतनी तारीख को चुनाव है, इतनी तारीख को काउंटिंग होगी। और जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा जारी कर देता है कि हाँ साहब अब चुनाव है, जिस दिन घोषणा जारी कर दी, जिस दिन प्रेस में आ गया, उसी दिन से मान लो आदर्श आचार संहिता आती है।
उसी दिन से क्या लगे, आदर्श आचार संहिता लगे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे जब हमारे बोर्ड का या स्कूल में टाइम टेबल आ जाता है कि हाँ साहब लो 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद क्या है कि एग्जाम है, 1 महीने के बाद एग्जाम है, तब से ही क्या हो जाता है घर में स्कूल में स्ट्रिक्टनेस बढ़ जाती है। जैसे आपने घर पे जाके बोला मम्मी मेरा टाइम टेबल आ गया, तो मम्मी ने ये मिला मिला के दिए, ले बेटा ले चल बैठ पढ़ने, पूरे साल पढ़ा नहीं अब पढ़। तो उस समय क्या स्ट्रिक्टनेस उसी समय से लागू हो जाती है जैसे ही बोर्ड का या कोई भी आपके पास टाइम टेबल आ जाता है। तो उसी समय आदर्श आचार संहिता भी उसी दिन लग जाएगी जिस दिन क्या होगा, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि साहब इतनी तारीख से चुनाव है और इतनी तारीख को रिजल्ट आएंगे। अब ये जो क्या कहते हैं कि जो आदर्श आचार संहिता है या जो चुनावों की जो घोषणा है वो किस प्रकार से होती है वो भी देखिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आकर के करते ही हैं, पर चुनाव आयोग क्या करता है कि चुनाव आयोग के कहने पर राष्ट्रपति जी एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक विज्ञप्ति जारी करते हैं कि हाँ साहब देश में अब इस बार वाले ये वाले चुनाव हैं। तो राष्ट्रपति जी के साइन से ही सारे काम होते हैं हमारे देश में। तो चुनाव आयोग के कहने पर राष्ट्रपति जी एक विज्ञप्ति, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और देश में चुनाव की जो घोषणा है वह चुनाव आयोग कर देगा और उसी के समय क्या है, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। मतलब जिस दिन घोषणा होगी उसी दिन आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। अब ये देखो कब तक रहेगी, इसमें इलेक्शन का पूरा प्रचार प्रसार होगा, ठीक है, जिस दिन से लगी है उस दिन से लेकर के प्रचार प्रसार पूरा, इलेक्शन की वोटिंग से लेकर इलेक्शन के रिजल्ट तक। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है, जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाता है, जिस दिन अनाउंसमेंट हो जाता है उस दिन से लेकर करके रिजल्ट तक। मेन तो ये है बच्चों, जिस दिन भी अनाउंसमेंट हो जाएगा उस दिन के अनाउंसमेंट से लेकर करके रिजल्ट तक क्या रहेगी, आदर्श आचार संहिता रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नई लोकसभा के गठन की अधिसूचना प्राप्त होने तक का प्रोसेस है। अधिसूचना मतलब एक प्रकार से एक नोटिफिकेशन कि भाई इतनी तारीख को अब नई लोकसभा बन जाएगी। पर इस बात को आप ज्यादा फोकस मत करिएगा, पर मेन बात अगर आपको नॉर्मल आसान भाषा में ध्यान रखनी है तो यह है कि अनाउंसमेंट जिस भी दिन हो जाएगा, घोषणा जिस दिन हो जाएगी, उस दिन से लेकर के जब रिजल्ट आ जाएगा उस दिन के बाद क्या आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। क्या हट जाएगी बच्चों, आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। और जनरली वह नई लोकसभा का जब गठन हो जाता है, जो नए सांसद होते हैं वह शपथ ले लेते हैं और नई लोकसभा बन जाती है, फाइनली हटती उसके बाद है। पर जनरली हम लोग मानते हैं कि रिजल्ट के बाद क्या होता है, आदर्श आचार संहिता हट जाती है। तो ये आदर्श आचार संहिता का समय 2 महीने का, 1.5 महीने का, जितने भी समय का होता है ये होता है। मतलब अब हमारे जो है रिजल्ट कब आ रहे हैं, 4 जून को आ रहे हैं, तो 4 जून के बाद क्या होगा, ये आदर्श आचार संहिता हट जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी तक शायद 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तो 19 अप्रैल को हुए, 26 अप्रैल को हुए। अब ऐसे ही बात नहीं है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ चुनाव हो गए तो यहां आदर्श आचार संहिता हट गई। नहीं 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 भाई, वेट हम सबको 4 जून तक का ही करना पड़ेगा। पूरे देश में से जो आदर्श आचार संहिता हटेगी वो कब हटेगी, 4 जून को ही हटेगी। चाहे आपके वोटिंग हो गई हो चाहे वोटिंग ना हुई हो, वो हटेगी 4 जून के बाद, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही हटती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आदर्श आचार संहिता का विकास। आदर्श आचार संहिता का विकास, इसका अर्थ क्या है? क्या शुरुआत में जब हम लोगों ने पहले चुनाव कराए थे 1952 में, 1952 में जब हमारे देश में पहले चुनाव हुए, आजादी के बाद पहले चुनाव हुए, लोकसभा के लिए भी हुए और विधानसभाओं के लिए भी हुए, तो क्या उसी समय से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी? तो जवाब है नहीं। 1952 के चुनाव में नहीं हुई, 1957 के चुनाव में नहीं हुई, 1962 के चुनाव से क्या है बताया गया नेताओं को, और सही से जो लागू करी गई वो 1967 के इलेक्शन से आदर्श आचार संहिता को लागू करा गया है। अब आइए इसका थोड़ा सा विकास जानते हैं। आदर्श आचार संहिता पहली बार 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लागू की गई थी। तो 1960 में 1960 में क्या हुआ, केरल के विधानसभा में चुनाव थे, मतलब वहां के विधायक चुनने के लिए, वहां के मुख्यमंत्री चुनने के लिए क्या है 1960 में चुनाव थे, और वहां पर पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू करी गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पर जो आदर्श आचार संहिता लागू करी वो चुनाव आयोग ने लागू नहीं करी, वो तो वहां के प्रशासन ने लागू करी। वहां के प्रशासन ने नेताओं को कुछ नियम जारी करके दिए कि साहब आपको इन बातों को मानना होगा। जब यह आदर्श आचार संहिता के नाम से और इस प्रकार से चला केरल में, तो उसके बाद देखा गया कि यार ये तो अच्छी बात है, सच में कुछ तो रोक टोक जो है नेताओं पर होनी चाहिए, ठीक है। तो केरल विधानसभा के चुनाव से इसकी शुरुआत होती है। केरल में चुनाव आयोग ने नहीं बल्कि राज्य प्रशासन ने राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता तैयार की थी। तो केरल में ये जो आदर्श आचार संहिता लगाई है वो चुनाव आयोग ने नहीं लगाई, इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाई, वो तो वहां जो राज्य का प्रशासन है, राज्य के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ही सोचा कि यार हमारे राज्य में चुनाव है,
नेताजियों पर थोड़ी बहुत तो रोक टोक होनी चाहिए, जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए। तो राज्य प्रशासन ने ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श संहिता, आचार संहिता तैयार करी कि साहब आपको इन इन नियमों को मानना है। ये तस्वीर मैंने दिखाई है विकास की, कि भाई पहले आदर्श संहिता ये, फिर धीरे धीरे होकर के जो आज मौजूदा आदर्श आचार संहिता है वह आ जाती है। इसके पश्चात वर्ष 1962 के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को फीडबैक के लिए आचार संहिता का एक प्रारूप भेजा, जिसके बाद से देश भर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है। अब देखिए, जब 1960 के केरल विधानसभा चुनाव में आचार संहिता को अपनाया गया वहां के प्रशासन के द्वारा, तो चुनाव आयोग बड़ा खुश हुआ, बोले यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर चुनाव आयोग ने बोला एक काम करो, तुम चिंता मत करो, अब हम इसको देखते हैं। आदर्श आचार संहिता का पूरा एक फॉर्मेट बनाया और 1962 के चुनाव से पहले क्या करा गया कि सभी राजनीतिक दलों को और सभी राज्य सरकारों को भेजा गया कि भाई आप अपने फीडबैक दें, क्या सही है या इसमें और सुधार होने चाहिए, गलत है क्या है। तो सभी सरकारों ने और सभी राजनीतिक दलों ने बोला यार अच्छी चीज है तो माननी चाहिए, सही बात है, चुनाव के समय में कुछ तो नियम होने चाहिए ना। अगर जब बच्चे एग्जाम देते हैं तब उनके नियम होते हैं, तो नेताजी एग्जाम देते तो उनके भी तो नियम होने चाहिए। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1962 में चुनाव के समय ये बात मान ली गई कि हाँ भाई अच्छी चीज है, पर 1962 में पूरी तरीके से सही से लागू नहीं हुआ। ये तस्वीर मैंने दिखाई है, जैसे कहा गया कि सभी राजनीतिक दलों को, तो ज्यादातर राजनीतिक दलों की मैंने तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई है। आदर्श आचार संहिता 1967 में वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लागू की गई थी। तो ये पूरे देश में जो अच्छे से लागू हुई वो कब हुई? 1967 से। 1967 से पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ये आदर्श आचार संहिता लागू हुई है। देखिए, हमारे देश में जो चुनाव के द्वारा लोकतंत्र का विकास हुआ है वो बड़ा सराहनीय है, बड़ा तारीफ करने योग्य है। जब 1952 में भारत चुनाव करा रहा था तब भारत के पास 15% शिक्षित वोटर्स थे, पढ़े लिखे जो वोटर्स थे वो 15% थे। बड़ी मेहनत से हमारे चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, ठीक है। लोग, दुनिया हम पर हंस रही थी और ये कह रही थी कि भारत में एक बहुत बड़ी नौटंकी होने जा रही है, जहां पर अनपढ़, गंवार, बेवकूफ, गरीब लोग वोट डालेंगे जिनको वोट की स्पेलिंग नहीं आती, वोट का मतलब भी नहीं पता। पर जब हमारे देश की जनता ने 50% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला तो विदेशियों के मुंह पे ताले लग गए। फिर वो जय जयकार करने लगे, वाह 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 वाह, भारत तो लोकतंत्र की जननी है, भारत में तो लोकतंत्र था, तो भारत ने तो वाह लोकतंत्र के लिए एक मिसाल पैदा कर दी। पर ये लोकतंत्र का जो सफर रहा है वह आसान नहीं रहा है। 1952 के जब प्रथम चुनाव हमारे देश में हुए, बड़ी समस्याओं का सामना चुनाव आयोग को करना पड़ा। यहाँ तक कि मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, ये जो क्लास है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है किसी भी क्लास के लिए, चाहे बच्चा 8th में हो, 9th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, आप सबको शेयर कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको एक बात ही बता देता हूँ, जैसे आप लोगों ने वोट दिया होगा, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, इस साल वोट दिया होगा, कभी भी दिया हो, तो यहाँ पर हमारे इंक लगती है। मैं आपको ये बात बता देता हूँ, 1960 के चुनाव तक वो इंक भी नहीं लगा करती थी। उस इंक का इस्तेमाल भी 1962 में होने लगा है, वह भी भारत ने उसका निर्माण करा। और आज जो कंपनी बना रही है वह इंक वो 30 से ज्यादा देशों को सप्लाई कर रही है चुनाव के समय। तो आप सोचिए किस प्रकार से विकास हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विकास भारत ने करा कि जिससे कि लोग और भी आसानी से अच्छे से मतदान कर सके। तो हमारे देश में लोकतंत्र का विकास हुआ है। और तारीफ की बात यह भी है कि हमारे राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने लोकतंत्र के प्रति बहुत अच्छी भावना दिखाई है, लोकतंत्र को ही आधार माना है और उसी के हिसाब से चल रहे हैं। 1979 में निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल को चुनाव के दौरान अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए आदर्श आचार संहिता में सत्तारूढ़ दल से संबंधित दिशा निर्देश शामिल कर दिए। अब देखिए, सत्ताधारी दल या सत्तारूढ़ दल, इसका मतलब क्या होता है? जो रूलिंग पार्टी है, जो अभी रूल कर रही है, जो सत्ता में है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, जब 2014 में हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे तब सत्तारूढ़ दल कौन था? कौन थी रूलिंग पार्टी? कांग्रेस थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वह कांग्रेस के थे, तो कांग्रेस की सरकार थी। आज के मौजूदा दौर में मैं बात करूं, 2024 में जब चुनाव हो रहे हैं तो रूलिंग पार्टी, सत्तारूढ़ दल या सत्ताधारी पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे मोदी जी हैं। और मोदी जी कौन सी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के। तो 1979 में निर्वाचन आयोग ने बोला कि जो सत्ताधारी दल है ये तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पूरी सरकार होती है तो सारे अधिकारी इनके होते हैं, पूरा सिस्टम इनके हाथ में होता है, तो कुछ भी कर सकता है। तो ये अनुचित लाभ ना उठाए।
उस अनुचित लाभ न उठाने के लिए, मतलब कोई गलत लाभ ना उठाए, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे, उसके लिए सत्ताधारी दल को कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी करे थे। किसने? चुनाव आयोग ने, कि साहब आप सत्ताधारी दल हो, आपको तो ये बात माननी ही माननी होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूं, चुनाव के समय आपको सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना है। आप जैसे अपनी सरकार ने गाड़ी दे रखी है आपको विधायक की, मंत्री की, आप वो लेकर के चुनाव में नहीं जा सकते, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आप तो सरकार में है और जो दूसरी पार्टियां सरकार में नहीं है, जो एक कैंडिडेट ऐसा है जो बेचारा पहली बार ही चुनाव में लड़ रहा है, वो तो आपसे चुनाव के मुकाबले में पिछड़ जाएगा, क्योंकि आप तो सरकार की संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको तो जो सरकार, और सरकार किसकी? देश की, और देश का मतलब देश की जनता का पैसे से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे कानून, नियम, कानून कायदे हैं वो सत्ताधारी दल पे लगाए गए। 1991 का साल ऐसा आया जिसमें नियमों के बार बार उल्लंघन और भ्रष्टाचार जारी रहने के बाद चुनाव आयोग ने आचार संहिता को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया। और 1991 का साल ऐसा आया कि बार बार में जब आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, भ्रष्टाचार जैसी शिकायतें मिल रही थी, उल्लंघन की शिकायतें जब मिल रही थी, तो अब चुनाव आयोग ने कहा कि भैया इसको और भी सख्ती से, और भी स्ट्रिक्टनेस के साथ लागू करने की आवश्यकता है। मतलब अब चुनाव आयोग को आ गया गुस्सा भी है, चुनाव आयोग गुस्से में आ गया, भाई ये ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ अब हम इसको और भी लागू करेंगे। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता एमसीसी में चुनावी घोषणा पत्र से संबंधित दिशा निर्देश शामिल करने का आदेश दिया, जिसे वर्ष 2014 में शामिल कर लिया गया। तो 2013 में सर्वोच्च न्यायालय, मतलब देश के सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही चुनाव आयोग को कि आदर्श आचार संहिता के जो नियम है, जो कानून कायदे, उसमें चुनावी घोषणा पत्र से भी जुड़े हुए कुछ दिशा निर्देश या नियम जोड़िए कि चुनावी घोषणा पत्र में आप ये वादे कर सकते हैं, ऐसे वादे कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े हुए भी दिशा निर्देश आप उसमें लागू करिए। और 2014 में फाइनली चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात बिल्कुल जल्दी से मान ली और चुनाव आयोग ने चुनावी घोषणा पत्र से जुड़ी हुई बातें भी आदर्श आचार संहिता में जोड़ दी। जिसमें मैंने एक तस्वीर दिखाई है कि ये घोषणा पत्र के प्रकार से, जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि हर पार्टी एक अपना घोषणा पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र का अर्थ ही होता है कि पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आए, हमारी सरकार बनी, हमारे प्रधानमंत्री बने, हमारे मंत्री बनते हैं, तो हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीत करके जाता, तो हम ये वादे आप लोगों के साथ पूरे करेंगे। जैसे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है या जो चुनावी घोषणा पत्र, उसको नाम दिया गया है न्याय पत्र, कि ये समाज के साथ, जनता के साथ न्याय करने वाला पत्र है। उसमें खूब सारे वादे करे गए हैं। और इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी खूब वादे जनता से किए। चलिए, ऐसा क्या क्या है जो नेताजी नहीं कर सकते? ठीक है, अब भैया, अब आदर्श आचार संहिता का मेन गेम यहां से शुरू हो जाता है कि ऐसा क्या क्या काम है जिन पर रोक टोक लग जाती है, जिसपे बिल्कुल नो 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 नेताजी रुक जाइए, आप ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं नहीं रुकिए नेताजी, रुकिए रुकिए, ये गाड़ी नहीं, चलो 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 वापस चलो वापस चलो, ठीक है। तो हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे सामान्य आचरण उनका कैसा होना चाहिए, सभा के दौरान, जुलूस के दौरान, मतदान के दौरान, पोलिंग बूथ के दौरान, सत्तारूढ़ दल और चुनावी घोषणा पत्र, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला सामान्य आचरण। सामान्य आचरण के लिए इसमें क्या बताया गया कि जो जनरल जो बिहेवियर है नेताजी का, वो कैसा रहना चाहिए चुनावों के समय, उसको लेकर करके इसमें क्या बताया गया, आइए जानते हैं। कोई दल या कैंडिडेट ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो भिन्न भिन्न जातियों और समुदायों के बीच मतभेद को और अधिक बिगाड़े या परस्पर घृणा पैदा करे या उनके बीच तनाव पैदा करे। तो कोई भी दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी कैंडिडेट, उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा है, वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो, उनमें झगड़े बढ़ने की स्थिति हो जाए। मतलब आम भाषा में मैं कहूं तो आपको जाति सूचक या समुदाय सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आप किसी जाति को, उसको ज्यादा अच्छा, उसको बुरा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। किसी को आप लड़ा या भड़काने का काम है वो आप नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे यूं लड़ाने वाला काम है, आपको वो नहीं करना है। डिशुम 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 आप करवा दे और आप तो चुनाव में अपने वापस आगे बढ़ जाए और बेचारी जनता है वो परेशान हो जाए। तो जाति और समुदाय के बीच मतभेद या तनाव पैदा करने वाला काम आपको नहीं करना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। दल और कैंडिडेट दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी की आलोचना नहीं कर सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज मान लीजिए मैं चुनाव में खड़ा हुआ, अब मैं चुनाव में खड़ा हुआ तो मैं यही कह सकता हूं कि जो आपके, हमारे विपक्ष में जो नेताजी हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ नहीं करा या उन्होंने क्या काम करा है, जवाब दे जनता को। मैं उनसे जो जिस पद पर वो बैठे हुए उससे जुड़े हुए सवाल पूछ सकता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा अरे यार वो तो देखो है ना, पिछले
पिछले ही 2 महीने में इतनी जगह घूम करके आए हैं। अरे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनको देखो, मैंने उनके साथ देखा था, वहां घूम रहे थे, वहां ये काम कर रहे थे, वो तो वहां जाकर के क्रिकेट खेल रहे हैं और जनता हमारी दुखी है। नहीं, वो उनकी निजी लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ है। हम सवाल सिर्फ इतना सा पूछ सकते हैं कि सरकार ने क्या करा है, या जो भी हमारा ऑपोजिशन में है उसने क्या करा है, या अगर हम सरकार में हैं तो वो हमसे पूछ सकते हैं हमने क्या करा और हमें बताएंगे हमने क्या क्या करा है। मतलब सीधी सी बात है, निजी जिंदगी की आलोचना नहीं करनी है। आप किसी की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट नहीं करोगे, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलोगे ये तो वहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ये तो ये कर रहा है। नहीं, आप उसके काम से जुड़े मुद्दे उठा सकते हो, आप उसके काम की बात है उसकी आलोचना कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, पर निजी जिंदगी में आप कोई भी हस्तक्षेप नहीं करोगे। वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी और मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वोट हासिल करने के लिए ना तो आप जाति न किसी संप्रदाय की भावनाओं का आधार बनाएंगे कि ठीक है साहब आप किसी जाति को या संप्रदाय का आधार बना करके आप वोट मांग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं मांग सकते। या किसी भी पूजा स्थल से, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी पूजा का स्थल हो, वहां से आप चुनावी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते कि आप वहां खड़े होकर करके आप भाषण दे रहे हैं, आप वहां खड़े होकर के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी पूजा स्थल का प्रयोग आपको चुनाव में नहीं करना है। जैसे यहाँ पे तस्वीर दिखाई है कि ये व्यक्ति भाषण दे रहा है, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि भैया आपको पूजा स्थलों पर किसी प्रकार का भाषण नहीं देना है, ठीक है, और जाति या किसी संप्रदाय को आधार बना करके आपको भाषण नहीं देना है। सभी दल और कैंडिडेट ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे जो निर्वाचन कानून के तहत भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी करा गया कि जो सभी कैंडिडेट और सभी जो राजनीतिक दल है वो ऐसी गतिविधियों से दूर रहेंगे जिनको निर्वाचन आयोग क्या मानता है, भ्रष्ट आचरण मानता है, मतलब गलत आचरण मानता है, गलत बिहेवियर मानता है, और उनकी नजर में क्या है, अपराध है। किसकी नजर में? चुनाव आयोग की नजर में। तो ऐसे कौन कौन से काम है बच्चों? सबसे पहला, मतदाताओं को घूस देना। अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी उम्मीदवार मतदाताओं को, वोटर्स को अगर घूस देता है, मतलब पैसे देता है कि साहब आप हमें ही वोट देना, तो ये काम नहीं चलेगा। मतदाताओं को डराना धमकाना कि डरा रहे, नहीं साहब तू मुझे ही वोट दियो, कैसे नहीं देगा मुझे, देख लेना, नहीं दिया ना वोट हमें तो ऐसा कर देंगे वो कर देंगे, डराना धमकाना नहीं। फर्जी मतदाताओं का उपयोग करना कि गलत नाम रजिस्टर करा दिया और कर दिया, फर्जी वोट डलवा दी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंदर प्रचार करना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मतदान केंद्र है, मतलब यहाँ वोटिंग हो रही है, तो 100 मीटर, जनरली 200 मीटर का रखता है दायरा, 200 मीटर तक कोई भी चुनावी प्रचार प्रसार नहीं दिखना चाहिए। किसी पार्टी का झंडा, किसी उम्मीदवार का झंडा बिल्कुल भी नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कहीं जब आप वोट डालने जा रहे हो आप नारेबाजी लगाते जाओ, सब ने हमारा नेता कैसा हो, किसी पर्टिकुलर नेता का नाम लेके ऐसा हो, नहीं भैया, नहीं तो वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, पुलिस वाले, सीआरपीएफ वाले, बीएसएफ वाले यूं उठा करके गई ये डालेंगे गाड़ी में, मिलोगे नहीं भैया आप। तो इसलिए 200 मीटर के दायरे के अंदर यहाँ तो 100 लिखा हुआ, जनरली 200 मीटर लेकर के चलते हैं, 200 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपकी वोटिंग हो रही है, उस दिन आप सब वोटर्स हो, किसी पार्टी के समर्थक नहीं, किसी पार्टी के प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति नहीं है। जैसे यहाँ पे एक मैंने बहुत आपको अच्छी तस्वीर दिखाई है कि लोग यहाँ पे वोट देने के लिए खड़े हैं। बच्चों, मतदान एक हमारा जीवन का बहुत बढ़िया और बेहतरीन अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है, इसका प्रयोग सभी को करना चाहिए। जो भी लोग 18 साल से ऊपर का लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों के वोटिंग नहीं हुई हो तो वोट का प्रयोग करिएगा बच्चों। मैं कभी ये भी वीडियो बनाऊंगा कि हमारे लिए वोट जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितने बड़े संघर्षों के बाद हमें मतदान का अधिकार मिला है। तो आज आप मुझे ये बताइएगा कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, और ये भी बताइएगा वोट डाल दिया है या नहीं डाला है। मतदान खत्म होने के बाद 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें। अब मतदान खत्म हो गया, जैसे भाई आज शाम को 6 बजे खत्म हो गया, तो कल शाम 6 बजे और परसों शाम की 6 बजे तक किसी प्रकार की कोई बैठकें नहीं रहेंगी, किसी प्रकार की भी कोई बैठकें नहीं रहेंगी। एक आईपीसी हमारा कानून है जिसके तहत क्या होता है, सजा वजा ये सब मिलती है, तो उसमें एक बेटा सेक्शन है, या जिसको हम धारा कहते हैं, धारा 144। जनरली धारा 144 लगी हुई रहती है। धारा 144 का मतलब ये होता है कि 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, मतलब कोई सार्वजनिक बैठक उस समय नहीं होगी, तो 48 घंटे तक सार्वजनिक बैठक। इसमें कोई इतना बड़ा मुख्य बात नहीं, जनरली जब फ्री हो जाते हैं चुनाव से तो लोग मिल लेते हैं, पर किसी प्रकार का ये क्यों नियम जारी करे जाते हैं, किसी प्रकार का भाई चुनाव के बाद किसी प्रकार कोई हिंसा हो जाए और हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाना और लाना। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा नहीं करना है कि लो गाड़ी लगवा देगा, सर सर बैठी बैठी सर लो वोट डाल करके आ जाओ, लो मैम आइए आइए बैठे बैठे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी राजनीतिक दल या कैंडिडेट अपने कार्यकर्ता को किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा। तो जब भी तक आप जिस भी व्यक्ति के घर पे, जिसकी भी भूमि पे झंडा लगा रहे हैं, बैनर चिपका रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, जब तक वह व्यक्ति अनुमति नहीं दे देता है, परमिशन नहीं दे देता है, तब तक आप ये नहीं कर सकते। पर रियलिटी क्या है, क्या जब हमारे घरों के बाहर वो चिपकाए जाते हैं तो हमसे परमिशन ली जाती है? नहीं ली जाती। कोई पार्टी वाला, कोई कैंडिडेट नहीं आके पूछता कि सर चिपका दे, नहीं, ठीक है। अब सब क्या करते हैं, पहले उसने चिपकाया, फिर दूसरा के उसी के ऊपर चिपका जाएगा फिर तीसरा उसी के ऊपर आकर के चिपका जाएगा, ठीक है। तो बिना अनुमति के नहीं चिपका सकते। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक बोर्ड लगाया जा रहा है, पर ये तो क्या जो खंबे हैं उन पे लगाया जा रहा है, जो वहाँ के नगर निगम की परमिशन से ही लगते हैं। पर यहाँ पे कहा गया किसी व्यक्ति के आप बिना परमिशन के उसके घर पे चिपकाना, ये लगाना, ये नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं जुलूस का आचरण। देखिए पहली बात, जैसे सभा हो रही है, सभा का मतलब आप समझते हैं, लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया है, नेताजी आएंगे और वहां भाषण देंगे, वो होती है सभा। तो सभा में भी कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। जैसे कि पहली बात तो आपको उसकी जानकारी देनी ही पड़ेगी, वहां के प्रशासन को, विशेष करके जो पुलिस अधिकारी है उनको जानकारी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सभा में कुछ शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बोलना है ये नहीं बोलना है, ठीक है। काफी कुछ चीजें बातें सभा के लिए और जुलूस के लिए लगभग सी सेम है। जुलूस क्या होता है, जैसे रोड शो जिसे आप लोग कहते हो, ठीक है। जैसे अभी जो बड़े बड़े नेता हैं वो रोड शो कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, मतलब वहां पे लोग रोड की एक तरफ खड़े हैं और नेताजी यूं चलते जा रहे हैं, हेलो 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 ऐसा करते, ठीक है, बातचीत करते लोगों से, इस प्रकार से। और सभा क्या होती है, नेता सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो गए मैदान में या कहीं पे, और नेताजी आएंगे वहां भाषण देंगे। और जुलूस में क्या है, नेताजी खुद चल रहे हैं कि हाँ नमस्कार, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गाड़ी में जो है जो पॉलिटिकल लीडर है वो चल रहे हैं। तो जुलूस में उनका किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए वो देखते हैं। एक बात आप सुनिएगा बच्चों, चुनाव आयोग जो है उसके पास कर्मचारी कहाँ से आते हैं, तो उसके पास सारे जो कर्मचारी हैं, सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सबको ड्यूटी पे लगा सकता है। ये बात मैं आपको बता दूं। और जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, जो वहां का जो जिला होता है, जो डिस्ट्रिक्ट होता है, आपको पता है कि जो जिला है, तो जिले में जो जिला कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है, जिसको डीएम कहा जाता है बच्चों, काफी जो आर्ट्स के लोग होंगे वो जिला कलेक्टर की तैयारी करते हैं, हमें तो कलेक्टर बाबू बनना है। तो मैं आपको एक बड़ी बात बता देता हूं, जिस भी जिले में चुनाव है तो उस पूरे चुनावों की सारी जिम्मेदारी उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की होती है। मतलब उस जिले का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन जाता है वो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। डीएम के एक साइन से किसी की ड्यूटी लग भी सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, मतलब उस समय सारा काम उन्हीं के ही हाथ में है। तो अगर कोई जुलूस भी निकाला जा रहा है या कोई सभा आयोजित हो रही है, इन सब की जानकारी आपको डीएम को देनी होगी, एसपी साहब को देनी होगी। ये क्यों? क्योंकि जिससे कि व्यवस्था बिठाई जा सके, ठीक है, पुलिस वालों को तैनात किया जा सके कि साहब किसी प्रकार का कोई फालतू की हिंसा ना हो और आराम से जो नेता आ रहे हैं उनका जुलूस निकल सके और आराम से जनता उनसे मिल सके। जुलूस का आयोजन करने वाला दल या कैंडिडेट जुलूस शुरू करने के स्थान, समय, फॉलो किए जाने वाले रूट और जुलूस समाप्त होने के स्थान और समय के बारे में पहले से पुलिस और प्रशासन को बताएगा। तो जुलूस का आयोजन जो भी दल कर रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, जिस भी कैंडिडेट के लिए है, तो उस जुलूस शुरू करने का कि साहब यहाँ से हमारा ये रोड शो या यहाँ से जो यात्रा है उसकी शुरुआत होगी, इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा, इस वाले रूट से हम लोग निकाल के ले जाना चाहते हैं, वो पूरा रूट बताना होगा। पूरी जानकारी आपको किसको, प्रशासन को देनी होगी, मतलब डीएम को, एसपी साहब को, पुलिस को, उनको जानकारी देनी होगी। फिर वह क्या है, पूरी व्यवस्था कर देते हैं, अच्छा इतने बजे आएंगे, ठीक है, तो ये वाला रूट है, इतने पुलिस वाले तैनात कर दिए, जिससे किसी प्रकार की हिंसा ना हो, कोई विपक्ष वाले कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। इसलिए अगर मान लीजिए ये क्यों किया जाता है, आपने जानकारी दी और फिर क्या है, दूसरी पार्टी के भी कह रहे हैं साहब हमारे भी आएगा, तो फिर वो दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं, देखो सब एक जो है अपने नेता को अगले दिन बुला लो, ये थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर लो, क्योंकि क्या हुआ, दोनों एक ही रूट मांग रहे हो, दोनों एक रूट पे दोनों भिड़ गए, दोनों के कार्यकर्ता भिड़ गए, तो कल को हिंसा हो जाएगी, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से। और एक बात आपको और बता दूं, चुनाव के दौर में को छोड़ो आप, चुनाव के अलावा भी अगर कभी भी किसी सामाजिक समुदाय को या किसी भी राजनीतिक दल को कुछ भी हो, अगर उनको किसी भी प्रकार का इस प्रकार से रोड शो करना होता है, जुलूस निकालना होता है, तो उनको प्रशासन को तो जानकारी देनी होती है कि सर हमें इतनी तारीख को इस अवसर पर या इस मुद्दे के कारण हम जुलूस निकाल रहे हैं, तो कृपया हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो फिर वो जो है हम प्रशासन है सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए
बूथ से रिलेटेड क्या नियम बताए गए? तो बूथ का मतलब क्या है? आपका मतदान केंद्र। तो जैसे देखिए यहाँ पर मतदान केंद्र को कितना प्यार अच्छे से सजाया गया है और मैसेज दिया गया है लोगों को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करके आए। कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बेज या पहचान पत्र देंगे। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखो, जब चुनाव होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो क्या होता है कि वोटिंग किसी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा ना हो और कोई पार्टी या कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार ये आरोप ना लगाए कि साहब हमारे साथ तो बेईमानी हो। इसलिए चुनाव आयोग क्या करता है, उस मतदान केंद्र में जहां वोटिंग कराई जाती है, हर पार्टी को बोलता है भाई आप अपना एक एक क्या भेज दो, प्रतिनिधि भेज दो जिस पर आपको विश्वास हो। तो अब क्या होता है, एक व्यक्ति को भेज दिया जाएगा, जैसे ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी, इन तीन के कैंडिडेट है। एक को इसने भेज दिया, इसने भेज दिया, इसने भेज दिया। ये क्या है, जिस इलाके में वोटिंग हो रही है, जिस कॉलोनी के मेंबर वहां वोट देंगे, जिस एरिया के लोग वहां वोट देंगे, वो वहां बैठे होते हैं, उसी में से किसी को बिठाते हैं और वो चेक करते हैं, हाँ भाई मनीष, तो यहाँ पे जो चुनाव अधिकारी वो आवाज लगाएगा, मनीष, हाँ भाई किसी को आपत्ति, मनीष आपके ही है, यही जानते हो ना, सही है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं? बोले नहीं नहीं सर चलने दो। हाँ भाई ये जानते हो? बोले हाँ सर जानते, चलो भाई चलने दो। तो मतलब ये क्यों करा गया है कि जिससे कि पार्टी वाला कोई आरोप ना लगा सके। तो जो भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को बिठा रही है उसको एक तो उपयुक्त बेच दे, जिससे ये पता रहे कि हाँ साहब आपके ही, मतलब एक क्या होता है, एक लेटर जारी कर देती है पार्टी उस व्यक्ति का कि यार ये श्रीमान दिस ये हमारी तरफ से इस वाले मतदान केंद्र में बैठेगा। वो लेटर जारी कर देते हैं, वो चुनाव आयोग को वहाँ दिखा देता है। अगले दिन जब वो अधिकारी वहाँ रहते हैं उनको दिखा देते हैं, बोले ठीक है बैठ जाओ साइड में। वो अब पर ये भी वहां जाकर के ऐसा नहीं, वो भाई नारेबाजी लगाएंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई मनीष 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 ध्यान रखिए, ध्यान देख तुझे पता ना, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उनका काम इतना सा है, आवाज लगी मनीष, हाँ ठीक है सर चलने दीजिए, कुछ भी नहीं तो पता चला नेताजी से पहले वो जेल में बैठे होंगे बिल्कुल भी नहीं। वोटिंग बूथ के पास कोई पोस्टर, झंडा, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन ना हो। तो किसी भी प्रकार का, मैं कह रहा हूँ ना, 200 मीटर के दायरे में तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। किसी प्रकार का कोई पोस्टर दिख रहा है किसी पार्टी का या किसी कैंडिडेट का, कोई झंडा, कोई चुनाव चिन्ह, कोई प्रतीक, कुछ भी नजर नहीं आना चाहिए। भैया चुपचाप आओ, वोट करो और घर जाओ। 200 मीटर की दूरी में कोई प्रचार प्रसार, कोई कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। रूलिंग पार्टी के लिए क्या लिखा हुआ है? अब जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, उस पार्टी के लिए क्या लिखा हुआ है? आज आधिकारिक दौरे को न तो चुनावी प्रचार कार्य के साथ जोड़ेंगे और न ही चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग करेंगे। देखिए दो बातें लिखी है। आधिकारिक दौरा, जब आप कोई ऑफिशियल टूर कर रहे हैं, मतलब आप जिस पद से, आज मान लीजिए मैं मंत्री हूं और मैं मंत्री हूं तो मैं मंत्री के रूप में वहां पर गया हूं। अब जब मंत्री के रूप में गया तो वहां आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं साहब देखिए चुनाव आने वाले हैं, हमारे ही जिताइएगा, मुझे ही जिताइएगा, मैं ही ये हूं, मैं वो नहीं। जब आप मंत्री के तौर पर गए तो आप सबके हैं, आप सबके हैं। आप वहाँ पे मंत्री के तौर पे गए, मंत्री के हिसाब से बात करिए, आप अपना स्पीच दीजिए, डिलीवर करिए और वापस आ जाइए। या ऐसा नहीं है कि हाँ भैया वहाँ पे आप उस गाड़ी से गए और आप है ना मीटिंगों में मिल रहे हैं, ठीक है, कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें विजयी भव होना है इस बार, ऐसा नहीं कर सकते। और नहीं चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग करना है। सरकारी मशीनरी का उपयोग करना मतलब जैसे मैं मंत्री हूँ और मुझे गाड़ी मिली हुई, गाड़ी को अब रख दो घर में, अपनी पर्सनल निकाल लो, सरकार की मशीनरी वाली इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि आचार संहिता लगने का मतलब यह है कि अब आप नेता नहीं हो, अभी तो अब आपके एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम पास करो फिर वापस बनोगे नेता। तो एग्जाम पास करो, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए भी आप नेताजी नहीं हो। तो नेताजी हो ही नहीं तो फिर गाड़ी कैसी? तो गाड़ी रख दो। तो किसी प्रकार की भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं करना होता। आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने के समय से मंत्रियों और अन्य अधिकारियों को किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करनी चाहिए, सड़कों के निर्माण आदि का वादा नहीं करना चाहिए। तो जब भी आयोग चुनाव की घोषणा कर दे उसके बाद किसी भी मंत्री को, किसी भी विधायक को, सांसद को, किसी भी अधिकारी को कोई वित्तीय घोषणा नहीं करनी, मतलब पैसे लगाने वाली घोषणा नहीं करनी है कि लो साहब हम सड़क बनवा देते हैं। और ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि हो सकता है कि साहब अब 1.5-2 महीने तक चुनाव चलते हैं तो आया नेताजी आए, हाँ जनता क्या समझे, सर हमारे यहाँ सड़क नहीं, लो साहब अब भी मैं सड़क बनवा देता हूँ, ये सड़क। तो लोगों को लुभावने के चक्कर में फटाफट, अच्छा और पानी नहीं, अरे लो अब भी पाइप डालना, 3 दिन में पाइपलाइन डल जाए, नहीं ऐसा काम नहीं करना। हाँ, जो काम पहले से शुरू हो रखे हैं, भाई पहले ही चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले ही घोषणा कर दी थी कि रोड बनेगी और रोड का कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया, सब कुछ हो गया, अब ठेकेदार अब शुरू करा, करो कोई दिक्कत नहीं। पर आचार संहिता के समय ना तो कोई नेता किसी प्रकार का ये बोलेगा आज इस जगह का हम शिलान्यास कर रहे हैं, आज यहाँ पत्थर लगा रहे हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी, नहीं किसी का उद्घाटन करना, सड़क की घोषणा, ये आप नहीं कर सकते। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया जो रूलिंग पार्टी है उसकी तरह से। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कानूनी प्रावधान का, कि अगर गुरुदेव इनमें से कोई गलती कर देता है तो क्या सच में हमारे देश में कोई कानूनी प्रावधान है? देखिए बच्चों, छोटी मोटी थोड़ा बहुत कुछ जुर्माना, कुछ छोटी मोटी सजा ये है, बाकी
विशेष तौर पर आदर्श आचार संहिता बाध्यकारी नहीं है कि आप उसको मानो ही, या कोई कानून है, नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक निर्देश दिए हैं, एक डायरेक्शन दिए हैं कि साहब आपको ऐसा ऐसा करना है। जैसा मैं आज आपको बोलूं कि बेटा पढ़ना है आपको, पढ़िए बच्चों, बहुत अच्छी बात है, जीवन सुधर जाएगा, ये मेरे दिशा निर्देश। अब इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा आपके साथ नहीं कर सकता। नहीं पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं दे दबा आपको मारने लग जाऊं, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से क्या है, ये भी बाध्यकारी नहीं है, मानिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं तो फिर छोटी मोटी जो कार्रवाई है वो होती है। कानूनी प्रावधान क्या है वो देख लेते हैं। इसके कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है, जो 1860 में इंडियन पेनल कोड बन गया था, भारतीय दंड संहिता, वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसमें क्या है, पूरा बता रखा है कि और भी, देखिए संविधान ने एक बेसिक जो आधार है वो बता दिया। अब उसके बाद और क्या क्या कानून होने चाहिए और क्या बातें होनी चाहिए, वो जन प्रतिनिधित्व कानून में लिखी है, संसद के द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया, 1951 में बनाया गया। तो इनके माध्यम से कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों की जगह ये चीज आपको आदर्श आचार संहिता इन चीजों में देखने को मिलेगी और इन आधारों पर उन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हो जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, देखिए इसको आईपीसी कहते हैं और इसको सीआरपीसी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में भी जो डिफरेंस है उस पर भी अपन कभी अलग से चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में दिए गए अपने एक फैसले में कह चुका है कि चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से आदर्श आचार संहिता को लागू माना जाएगा। तो 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कह दिया कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो, जिस दिन घोषणा जारी कर दी जाए, उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। ओके, तो अब ये कानूनी प्रावधान के तौर पर दिखाया गया है कि क्या कोई कानूनी प्रावधान है, तो हाँ मान भी सकते हैं, पर पूरा ऐसे स्पष्ट तौर पर आदर्श आचार संहिता ऐसा नहीं है कि संसद से पारित होकर के कानून बना, नहीं, ये जस्ट नियम है। हाँ, इनमें से कुछ नियम इनमें से निकलते हैं जिसके कारण क्या है, उन पे थोड़ी कार्रवाई हो सकती है। वर्ष 2013 कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश करते हुए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का हिस्सा बनाए जाने की बात कही। देखिए एक समिति है, ठीक है, जो कार्मिक मतलब जो कर्मचारी होते हैं, जनता की शिकायत वाले हैं, कानून और न्याय से संबंधित जो समिति है, लोगों का एक ग्रुप है जो कि संसद बनाती है। तो वो समिति जो है, उस समिति ने कहा था 2013 में कि भैया जो आदर्श आचार संहिता है इसको क्या कर दो, बाध्यकारी बना दो, मतलब ये बाउंडेड हो, मतलब माननी ही पड़ेगी। अब ऑप्शन में छोड़ो कि मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो ठीक है, माननी ही पड़ेगी। और इसके लिए क्या करो, ये जो कानून है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसका हिस्सा बना दो। इसका हिस्सा बना दोगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। ये तस्वीर दिखा रही है आपको, जो कि भाई वोटिंग कराने से पहले क्या है कि वो पूरी मशीनें ले जाई जाती है, या वोटिंग कराने के बाद की तस्वीर मान लीजिए, जहां पूरी जो ईवीएम है वो पे करा करके अधिकारी जी ले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने के खिलाफ है, क्योंकि अब देखो, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद कह रहा है, भारतीय निर्वाचन आयोग खुद कह रहा है, अरे भाई बाध्यकारी मत बनाओ, कानून मत बनाओ। इसमें क्यों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तो बल्कि अच्छी बात है, उसको तो सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ भाई बाध्यकारी बनाओ, जिससे सभी नेताजी मानेंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाध्यकारी बनने से रोक क्यों रहा है, आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार चुनावों को कम समय या 45 दिनों के करीब पूरा किया जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग का ये मानना है क्या, तो चुनाव जितनी जल्दी खत्म हो जाए बढ़िया है, 40 दिन 45 दिन और भी कम समय में, 2 महीने में, जितने भी जल्दी खत्म हो सके उतनी जल्दी खत्म करने। पर अगर इसको कानूनी रूप दे दिया गया, इसको अगर बाध्यकारी बना दिया गया, तो क्या होगा, अगर आचार संहिता के उल्लंघन के केस आएंगे, जो कि भारी संख्या में आते ही हैं, तो इनकी न्यायिक कार्रवाई में अधिक समय लग सकता है। तो फिर क्या होगा कि अगर इस प्रकार से जो है, अगर हमने इसको कानूनी बना दिया, तो काफी केसेस आएंगे जो कि जनरली आते हैं, छोटी मोटी चीजों का क्या उल्लंघन हो ही जाता है। आदर्श आचार संहिता ऐसे नियम है जिसका छोटा मोटा कहीं ना कहीं तो चूक होगी ही होगी। इसकी पूरी जानकारी ना तो जनता को रहती है, ना उम्मीदवारों को रहती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक हो जाती है। तो इस प्रकार से तो बहुत भारी भरकम केस आएंगे, फिर उन पर क्या है, कोर्ट में केस चलेगा और होगा। तो ऐसे तो करते करते जो चुनाव है वो 6 महीने 8 महीने तक खींच जाएंगे, जो तो बोले भैया ऐसा नहीं करना है, इसलिए इसको ऐसे ही चलने दीजिए। ये तस्वीर कानूनी रूप से यहाँ पर आपको दिखाएगी। किस आधार पर एमसीसी की आलोचना की जाती है? अब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या आदर्श आचार संहिता है, इसकी आलोचना क्यों होती है, किस आधार पर जो इसकी आलोचना, इसकी बुराइयां की जाती हैं? तो आइए देखते हैं। यह गलत चुनावी आचरण या कदाचार को रोक में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाया। तो लोग कहते हैं कोई अर्थ नहीं इसका, बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ। गलत आचरण होते हैं, लोग जाति के धर्म के नाम पे वोट मांग ही रहे हैं, ठीक है, लोग है ना वहाँ जाकर के प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, ठीक है, पैसा भी खिला रहे हैं और भी कर रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट है नहीं।
हेट स्पीच मतलब जो भड़काऊ भाषण है वो दिए जा रहे हैं, फेक गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है, गलत वीडियोस फैलाए जा रहे हैं, बूथ कैप्चर मतदाताओं को, बूथ कैप्चर मतलब उससे जो जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ स्पेशली किसी एक पार्टी या एक जो है कैंडिडेट के लिए वोट डलवाना, मतदाताओं को डराना धमकाना, हिंसा जैसी एक्टिविटीज़ को रोकने में भी फेल हो गई। देखिए भारत में इतनी कोई ज़्यादा हिंसा की गतिविधियाँ नहीं होती। भारत में जो चुनाव है बड़े आराम से और आसानी से जो है संपन्न होते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये कानूनी रूप से लागू नहीं की जा सकती, इसको केवल नैतिक आधार पर ही फॉलो किया जा सकता है। तो इसका कोई कानूनी रूप नहीं है, सिर्फ नैतिक आधार पर मन से मोरली मान रहे हैं तो ठीक है, तो इसको कानूनी रूप देना चाहिए, ऐसा जनता का मानना होता है। तो ये आधार है जिनके कारण आलोचनाएं होती है। और ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई है मतदान की, तो हमें वोटिंग जरूर करनी चाहिए। और ये जो हमारी आज का वीडियो था, आज की जो क्लास थी, वो थी आदर्श आचार संहिता पर बच्चों। तो अब आप बताइएगा कि कैसा लगा आज की आपको क्लास आदर्श आचार संहिता की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, और आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी और कौन सी बात है जो आदर्श आचार संहिता में जोड़ी जानी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा, और आपको क्या लगता है कि क्या इसको कानूनी रूप देना चाहिए, ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपने मतदान दिया है क्या, वोट दिया है। वोट देना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो, इस कैंडिडेट को दो, उस कैंडिडेट को दो, किसी को भी दो, चाहे नोटा दबाओ, बट क्या होना चाहिए, वोटिंग हमारी होनी चाहिए, ठीक है। भारत का जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, और वो महान होना चाहिए। इस लोकतंत्र के त्यौहार को आनंद से लीजिए और देश के लिए बेहतर, मजबूत, अच्छे नेता चुनिए, बढ़िया शिक्षित नेता चुनिए। और आप भी इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से इशू पे चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी स्पेशल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।